आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे CFSE इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, तो अभी तक की क्लासेस में हमने आराम से समझ रखा है कि जब भी कोई ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है एनर्जी का, वह अपना उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। यानी कि उस एनर्जी के बेस पर ही वो कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबलाइजेशन गेन करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें संक्रमण धातु या उसके परमाणु के संपर्क में जब भी कोई लिगेंड आता है तो उसके डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब यह जो स्प्लिटिंग है उस लिगेंड की प्रकृति, संकुल की ज्यामिति, इसके हिसाब से Eg और 2,2G कक्षकों में वह एक कॉम्प्लेक्स में एनर्जी लेवल डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जब एक अष्टफल के कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें क्या देखते हैं हम कि T2G कक्षक की ऊर्जा की D कक्षकों की औसत ऊर्जा से -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम हो जाती है ना। ये देखिए इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि T2 कक्षकों की जो ये ऊर्जा है, ये जो इसकी एवरेज एनर्जी है उससे 0.4 वाली लेवल से कम हो जाती है, और Eg कक्षक की ऊर्जा औसत ऊर्जा से 0.6 डेल्टा O ऊर्जा के रेशियो में अधिक हो जाती है। ऐसा होने के बाद में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन वापस से रीअरेंज होता है, और इस पूरे रीअरेंजमेंट में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं CFSE, जो एक्चुअल में Eg और T2G के बीच के एनर्जी डिफरेंस कहला रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे। CFSE इक्वल्स टू फॉर ऑक्टाहेड्रल ये 0.4 n is your number of electron in T2G orbital, 0.4 n डेल्टा O प्लस 0.6 n Eg डेल्टा O, है ना। जहाँ पे n T2G तो क्या होगा, T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और n Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको हम क्या करते हैं, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स के एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 के बराबर होता है। अब हम इसको अगर टाइटेनियम +3 के रूप में लें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा अपने क्या होगा कि इस T2G कक्षक में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और अब यदि इसका हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं तो लिगेंड के रूप में 6 जल के अणु इसमें T+3 आयन पे पहुंचेंगे, जिससे इसके D कक्षकों का विभाजन हो जाएगा और T2G कक्षक की औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा स्तर पर आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको जब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, UV विजिबल स्पेक्ट्रम लिया जाता है, जिसमें हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें यौगिक जो है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाला पॉइंट 20,000 वाले पॉइंट पर इसकी हाईएस्ट पीक ऑब्जर्व होती है, और ऊर्जा का 1 किलो जूल पर मोल आवृत्ति 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो इसका ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू हो गया 243 किलो जूल पर मोल। इसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी हमने लिख ली इसमें 243, तो 0.4 इंटू 1 इंटू 243 प्लस 0.6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल आपका एनर्जी आ गया -97 किलो जूल पर मोल। अब हम देखते हैं कि D1 के लिए CFSE का मान -0.4 डेल O के बराबर होता है। इसी प्रकार D2 के लिए 2 इंटू 0.4 के बराबर होगा। तो इसमें हुंड के नियमानुसार अयुग्मित अवस्था में T2G कक्षक भरे जाएंगे। तो D3 के लिए आपका क्या आ गया, 0.12 डेल्टा O, और D4 में क्या हो जाएंगे, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है।
फर्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा, और सेकंड जिसमें प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में वह उसी स्टेज पे पेयर्ड हो जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों में जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन अब वहीं रहता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए केस में आपके CFSE का वैल्यू ये आता है। और जब चारों इलेक्ट्रॉन T2G में प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में हो तो इसमें पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.6 डेल्टा O के बराबर इसमें एनर्जी लेवल प्राप्त हो जाता है। स्थिति बी में हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए उस स्थिति में CFSE का मान उच्च है, जबकि इसमें कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में भी खर्च होती है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी स्टेज हो ये इस बात पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाने के लिए उसको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है या फिर T2G कक्षक में पेयर होने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत है। तो यह सब इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपका लिगेंड प्रबल है जैसे साइनोटाइप, तो उसके लिए आपको डेल्टा O का मान ज़्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह आपके T2G कक्षक में युग्मित होने की अपेक्षा EG कक्षक में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्योंकि T2G की तुलना में EG कक्षक बहुत उच्च ऊर्जा स्तर पर है, अतः इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। पेयर EG में अगर नहीं जा रहा है ना तो आपका वो वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड होने की जैसे क्लोराइड है, तो उस स्थिति में धातु आयन के D कक्षक में CFSE कम होगा और इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक के युग्मित होने की अपेक्षा EG में जाने की उसमें उसकी कम ज़रूरत पड़ेगी, अतः EG कक्षक में वह चला जाएगा और आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस चीज़ को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि यह जो पूरा है फिनोमेना, ये डिपेंड करता है कि केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपका लिगेंड वीक है तो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इलेक्ट्रॉन जो है अपर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है तो वह लोअर एनर्जी लेवल में ही मूव करेंगे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D 0, 8, 9 एंड 10 के लिए लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल हो उनकी सेम ही रहेगी। साथ ही D0 व D10 के लिए CFSE के मान 0 होंगे। उपयुक्त टाइप के विवेचन में यदि हम चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें D कक्षकों की स्प्लिटिंग विपरीत दिशा में होगी। जैसे इसमें जो EG कक्षक है वह 0.6 से नीचे होगी, लोअर लेवल पे जाएगी, जबकि T2G की 0.4 पे है ना। देखिए कि हमने इसमें ये देखिए उसमें EG की 0.6 से थी से ऊपर गई और T2G की 0.4 से, और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें EG की 0.6 से नीचे गई है, उसमें 0.6 से ऊपर गई थी, इसमें 0.6 से नीचे गई है। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इसमें अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको हम स्टडी करते हैं तो इसका एनर्जी आता है अपना ओवरऑल एनर्जी आपके ये वाला आता है, और इसके लिए हम डेल्टा O का कैलकुलेशन इस फार्मूला से करते हैं तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की CFSE यह आती है। तो D1 विन्यास के लिए अगर हम CFSE का मान -0.4 हुआ तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में अष्टफलकीय की तुलना में यह कम होगा, किस वैल्यू से 0.13 से। तो इस तरह से समस्त विन्यासों के लिए यह मान कम हो जाता है। D5 और D10 में अपवाद है क्योंकि इन दोनों के लिए CFSE के मान 0 हो जाते हैं। अब चतुष्फलकीय से उनके लिए कैलकुलेशन हमारी इस टेबल में की गई है, जिसको कि हम ढंग से देख सकते हैं कि D1 के लिए 0.6, 1.2 इस तरह से ये कैलकुलेट की गई है, जबकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 0.4, 0.8 इस तरह से इनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है।
अब आता है कि CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। CFSE को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न है, जैसे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जबकि 2 EG कक्षक में उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। और निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षकों में ही जाएंगे, जिससे कम ऊर्जा रिलीज होगी और इसके लिए CFSE का मान उच्च हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इससे भी CFSE का मान प्रभावित होता है। जैसे अगर d कक्षकों में उतने इलेक्ट्रॉन हैं जो निम्न ऊर्जा वाले d कक्षकों में ही भरे जा सकें तो CFSE का मान उच्च होगा, लेकिन उच्च ऊर्जा वाले d कक्षकों में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही CFSE का मान कम हो जाएगा। अब डेल्टा का मान। किसी संकुल के लिए CFSE का मान डेल्टा के मान से ही कैलकुलेट किया जाता है। अष्टफलकीय संकुल के लिए अगर डेल्टा का मान ज़्यादा होगा तो उसके लिए CFSE का मान भी ज़्यादा होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी संकुल के लिए डेल्टा का मान कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे लिगेंड की प्रकृति। कोई भी संकुल बनते समय स्प्लिट हुए d कक्षकों के मध्य जितना ज़्यादा अंतर होगा ये लिगेंड की प्रकृति पे डिपेंड करता है। जो लिगेंड d कक्षकों का कम अंतर से विभाजन कर दे, अर्थात जिनके लिए डेल्टा 0 का मान कम हो, वह वीक लिगेंड कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन लिगेंड के लिए d कक्षकों का ऊर्जा के अधिक अंतर से विभाजन हो, उनके लिए डेल्टा O का मान अधिक हो, उन्हें हम प्रबल लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड्स को क्या करा है, उनकी एनर्जी के बेस पे एक श्रेणी बनाई गई जिसमें उनको डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में देखिए कि सबसे शुरू में हमने वीक लिगेंड रखे हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, जबकि सबसे लास्ट में साइनो, नाइट्रेट, ऑर्थोफिनोल्फ्थेलिन आदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हैं, जबकि बीच में मध्यवर्ती वाले हैं। धातु आयन पर आवेश। अगर केंद्रीय धातु आयन पर आवेश अधिक होगा तो वह कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होगा और उसके CFSE के मान में वृद्धि होगी। जैसे हम देख रहे हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स +2 और +3 अवस्था में पाया जाता है तो उसमें +3 वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं नेक्स्ट कि धातु आयन का आकार अथवा धातु आयन संक्रमण किस श्रेणी का है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अगर प्रथम श्रेणी में संक्रमण तत्व के लिए डेल्टा O का मान कम होता है, जबकि द्वितीय और तृतीय के लिए डेल्टा O का मान उच्च होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर धातु आयन के आकार में वृद्धि होने से संकुल के डेल्टा का मान बढ़ जाता है, जो कि अपने इस टेबल से स्पष्ट है। तो इस तरह से हमने जो अपने कॉम्प्लेक्स हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन सीरीज़ फॉर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए हमने इसकी स्टडी की, इनकी एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग को डिस्कस किया और उसके लिए एक कॉमन फार्मूला दिया जिसके बेस पे हमने हर स्थिति में इनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया व हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने इनकी एनर्जी को निकाला है और जिसमें हमने स्टेबिलिटी को भी कंसिडर करा है। यह फार्मूला आपके शॉर्ट नोट्स में हमेशा आता है, तो इसके लिए आपको यह अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। साथ ही में इसमें कई अफेक्टिंग फैक्टर्स भी हैं जिनका हमने स्टेप वाइज स्टडी किया है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की CFSE को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।